पूर्व सरकार ने डी नोटिफिकेशन के बाद जो कर्मचारी बिजनेस चयन बोर्ड है वो भी बंद कर दिया है। आप इस पूरे कैंपेन को किस तरह से देखते हैं, क्योंकि अब जो नौकरी चलने वाले बच्चे हैं जिनके एग्ज़ाम हैं, जिनके एग्ज़ाम हो चुके हैं, उसके रोल नंबर आगे बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत कैपेबल हो गया। आप ये घटनाक्रम को क्या रखते हैं और फिर आपका क्या कहना है, पार्टी का क्या स्टैंड? देखिए, एक तो इस सारे विषय को लेकर के हम पहले ही स्पष्ट कर चुके हैं कि हमीरपुर स्टाफ सिलेक्शन कमीशन में जो पेपर लीक का मामला है उसमें जो दोषी लोग हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और मेरा ये मानना है कि सरकार जो इन्वेस्टिगेशन की प्रोसेस वहां पर शुरू की है उसमें जो तथ्य आए हैं, जो भी है शामिल, उनके खिलाफ कानून के मुताबिक जो भी सख्त कार्रवाई बनती है वो कार्रवाई होनी चाहिए और बिना विलंब के होनी चाहिए। लेकिन इस बात को भी हमने बड़ा स्पष्ट कहा है पहले से कि लगभग 4000 नौजवानों की भर्ती की प्रक्रिया की प्रोसेस वहां पर जो है वो लंबित हुई पड़ी है। और हम पहले दिन से इस बात को कह रहे हैं कि उनकी उस भर्ती की प्रक्रिया को पूर्ण कैसे किया जाए ताकि नौजवानों को समय पर नौकरी मिल सके। जो बेरोजगार हैं, जिन्होंने परिश्रम किया है, मेहनत किया है, उनको नौकरी मिल सके, उस बात के लिए उनको जो मैकेनिज्म डेवलप करना चाहिए उसमें विलंब नहीं करना चाहिए। एक तो मेरा बड़ा स्पष्ट कहना है कि ये बहुत आवश्यक है। दूसरी बात जो आप पूछ रहे हैं, जो पिछले कल उनने पहले तो कमीशन को सस्पेंड किया था और सस्पेंशन के बाद अब उसको समाप्त कर दिया, उसका एग्जिस्टेंस समाप्त कर दिया गया। मैं समझता हूं कि वर्तमान में हिमाचल प्रदेश में सरकार कांग्रेस की है और निश्चित रूप से सरकार के पास ये अधिकार है, अगर वहां पर इस प्रकार की बात ध्यान में आती है तो कार्रवाई करने की दृष्टि से उनके पास जो स्कोप है उसमें इस कमीशन को बंद करने के लिए जो उन्होंने कहा है, मुझे लगता है कि वो नियम के अनुसार ही किया होगा। लेकिन प्रश्न ये है कि आखिरकार बंद होने से समस्या का समाधान हो रहा है क्या? जो मुझे जानकारी मिली, जो अभी तक मुझे मालूम नहीं है कि जो प्रोसेस वहां पर जो एग्जाम की हुई पड़ी है या हो रही है, आधी अधूरी पड़ी है, उसको कंप्लीट करने के लिए पब्लिक सर्विस कमीशन को उन्होंने कहा है। और पब्लिक सर्विस कमीशन इस सारे मैकेनिज्म में कितना समय लगाएंगे और उसके बाद कब पूर्ण हो पाएगा, ये मुझे लगता है कि एक थोड़ा सा हमारे लिए एक विषय है जिसमें हमारा कहना यह है कि इस प्रक्रिया को जल्दी पूरा करना चाहिए, किसी बेरोजगार को बहुत लंबा इंतजार न करना पड़े, इस बात को सुनिश्चित करना ये सरकार की जिम्मेदारी है। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं कि हिमाचल प्रदेश में हमीरपुर के इस स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के गठन की आवश्यकता पड़ी थी, उस सूरत में पड़ी थी जब अलग अलग डिपार्टमेंट के अलग अलग प्रक्रिया के माध्यम से हिमाचल प्रदेश में चयन की प्रक्रिया शुरू होती थी और उसमें बहुत जगह धांधलियां पाई गई थी और उसमें जांच हुई है और जांच की रिपोर्ट्स उसमें आई हैं। जांच की रिपोर्ट्स उसमें ये भी आई कि चिट्ठों पर भर्ती हुई है, बड़ी संख्या में भर्ती हुई है और गलत तरीके से भर्तियां हुई है। तो उसके बाद एक मैकेनिज्म डेवलप करने के लिए 98 अक्टूबर में एक निर्णय हुआ था कि एक व्यवस्था ऐसी करनी चाहिए जहां क्लास 3, क्लास 4 के कर्मचारियों को भर्ती करने का एक साफ सुथरा तरीका निकले और उसी काम को फोकस होकर के जो वो कमीशन ले सके। तब इस बोर्ड की उस वक्त उसका नाम बोर्ड था, अब इसका नाम कमीशन कर दिया गया है। लेकिन
मंशा उसके पीछे थी। और दूसरे इस प्रकार से ये भी एक बात थी कि सभी लोगों के लिए पब्लिक सर्विस कमीशन शिमला और इसके अतिरिक्त जो है दूसरी सारी चीज को लेकर के जितने भी टेस्ट होने वो सारे शिमला में हो, इसको थोड़ा अलग किया जाए। और अलग करने के कारण जो है, जो प्रेशर जो है वो शिमला पर कम हो। शिमला के साथ साथ में दूसरा जो संस्थान ये जो खोला गया था हमीरपुर में खोला गया, ताकि पूरे प्रदेश भर के नौजवानों को, बेरोजगारों को सुविधा मिल सके, उस दृष्टि से किया गया था। और मेरा ये मानना है कि जब ये निर्णय लिया गया था इस कमीशन को, और उस वक्त बोर्ड था जैसे मैंने कहा, अब बाद में इसको कमीशन के रूप में इसको बनाया गया, स्टाफ सेलेक्शन कमीशन के रूप में बनाया गया। उसमें निश्चित रूप से तो मंशा अच्छी रही होगी, अच्छी मंशा के साथ ही इसकी स्थापना की गई थी कि हिमाचल प्रदेश के नौजवानों को परेशानी ना हो और ये प्रोसेस जल्दी हो। क्योंकि भर्ती की प्रक्रिया में कई बार इतना ज्यादा टाइम लग जाता है, सालों लग जाते हैं, पोस्टें क्रिएट करने के बावजूद, फाइनेंस के अप्रूवल के बावजूद भर्ती की प्रक्रिया जो है वर्षों तक कंप्लीट नहीं हो पाती है। तो इसलिए जल्दी प्रक्रिया पूरी, इसलिए इस बात को लेकर के ये निर्णय लिया गया था। लेकिन अब जैसे कि जो वहां पर गलत किया गया है और उसमें जो कर्मचारी वहां पर उसमें शामिल पाए गए हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई की प्रक्रिया मुझे लगता है कि वो सरकार जल्दी पूरा करेगी। लेकिन इसके साथ साथ में जो हमारे लिए चिंता का विषय है, वो चिंता का विषय यह है कि जो 4000 से ज्यादा नौजवान जो इंतजार नौकरी का कर रहे हैं, उनकी नौकरी जल्दी लगे, इस बात को सरकार सुनिश्चित करे। बाकी मुझे इससे ज्यादा इस सारे विषय को लेकर के नहीं कहना है। और इस सारे विषय को लेकर के, क्योंकि जांच की प्रक्रिया चली है अभी तक, और जांच की रिपोर्ट जो है पूरी आएगी तभी उसके बारे में कुछ कहा जा सकता है। और पहले ही हम उस पर कहना शुरू कर दें तो उचित नहीं लगेगा। लेकिन इस प्रकार से कमीशन को बंद करके मैकेनिज्म क्या कर रहे हैं भर्ती की प्रक्रिया को पूरा करने के लिए, ये मुझे लगता है कि ये आज की तारीख में बहुत आवश्यक है, जिसको पूरा प्रदेश का नौजवान भी जानना चाहता है, पूरा प्रदेश भी जानना चाहता है। क्या वो प्रक्रिया पारदर्शी तरीके से करने की स्थिति में हो पाएगी, ये भी एक प्रश्न है। तो ऐसे में मुझे सिर्फ इतना ही कहना है कि इस सारी प्रक्रिया को पूरा करने के लिए नौजवानों को जल्दी से जल्दी नौकरी मिले और जो दोषी है उनके खिलाफ कार्रवाई हो, इस बात को सुनिश्चित करें। सर, उन्होंने जो मुख्यमंत्री ने जो कल बयान दिया है उसमें कहा है कि पिछले 3 साल से जो है ये धांधलियां चल रही थी और बंद करने की नौबत इसीलिए आई क्योंकि ये पेपर जो अनियमितताएं हैं वो पिछले 3 साल से जो है पूरे आयोग में चल रही थी। ऊपर से नीचे तक के जो कर्मचारी थे वो इसमें इन्वॉल्व थे। देखिए, ऊपर से नीचे तक की ऐसी बेक स्टेटमेंट कहना उचित नहीं है। मेरा मानना यह है कि जो इन्वॉल्व है, अगर कितने लोग इन्वॉल्व हैं, उनके सबके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए, उनके सार्वजनिक नाम भी सार्वजनिक करने चाहिए। लेकिन इसमें से एक चीज को लेकर के बड़ा स्पष्ट है कि भर्ती की जो प्रक्रिया है उसमें कमीशन की भूमिका क्या है। ये जो सिक्रेसी से जुड़ा हुआ विषय, ये तो सेक्रेटरी से जुड़ा हुआ विषय सीधा है। और जो कमीशन के जो मेंबर्स हैं, चेयरमैन हैं, मुझे लगता है कि एक तो उनकी मंशा ये भी रही कि ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार के दौरान के लगे हैं, तो और ऐसे में ये सब हटा देना चाहिए, ये मंशा रही है उनकी, इसमें दो राय नहीं है। लेकिन प्रश्न ये पैदा होता है कि क्या चेयरमैन और मेंबर्स का इसमें कोई इन्वेस्टिगेशन में कोई इन्वॉल्वमेंट इन्वॉल्वमेंट आया है क्या? हाँ, अगर इन्वॉल्वमेंट आया तो कार्रवाई होनी चाहिए, निश्चित रूप से होनी चाहिए। लेकिन सिक्रेसी से जुड़ा हुआ पेपर सेट करने का वो कमीशन के मेंबर्स और चेयरमैन की कोई भूमिका ही नहीं होती है। उसमें बड़ा स्पष्ट है, भूमिका जो होती है वो सेक्रेटरी की होती है। ये डिफाइंड है, उसमें जो एक एक चीज को लेकर के कोई कंफ्यूजन नहीं वहां पर।
तो इसलिए वो सारी चीज को लेकर के वहां पर चीजें स्पष्ट हो जाएं। अगर उनका इन्वॉल्वमेंट है, सेक्रेटरी का इन्वॉल्वमेंट है, तो एक्शन शुड बी टेकन अगेंस्ट हिम। और जो एम्प्लॉय जो नीचे हैं वो बोल रहे हैं कि ऊपर से नीचे क्या होता है, कौन है ऊपर से नीचे उनको स्पष्ट करना चाहिए, स्पष्ट करना होगा और स्पष्ट करके उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। सर मोटी इशू ये है कि जो प्रोसेस पहले से चल रहा था भर्ती का वो रुक गया है सर। अभी बहुत सारी चीज़ें पाइपलाइन में थी, कुछ लोगों के रोल नंबर आ गए, कुछ लोगों की डेट शीट आ गई थी, कुछ को एग्जाम होने थे, कुछ के डॉक्यूमेंटेशन का प्रोसेस होना था। बहुत सारा एक लंबा प्रोसेस है भर्ती प्रक्रिया का। अगर ये इसमें विलम्ब होता है सर, लोगों की तैयारी, लोगों के प्रिपरेशन, एग्जाम, कुछ की डेट, कुछ की एज, ये तमाम चीज़ें हैं, तो व्हाट आपका टेक क्या है? नहीं, मेरा कहना कि सीधा सा लगभग 39 अलग अलग पोस्टें हैं, अलग अलग तरह 39 अलग अलग पोस्ट के अंतर्गत जो है वहां पर पोस्टें हैं जिनकी भर्ती की प्रक्रिया शुरू हुई है। और ये बात ठीक है आप जो कह रहे हैं, बहुत सारे ऐसे नौजवान हैं जिनकी एज जो है वो लिमिट क्रॉस कर जाएगी, उनका भविष्य का क्या होगा। और हम पहले दिन से कह रहे थे कि आप प्रक्रिया जो इन्वेस्टिगेशन की उसको जारी रखिए, लेकिन साथ साथ साइमल्टेनियसली आप समय गंवाए बिना उन नौजवानों को राहत देने का काम करें जो बच्चे जो है वो इस प्रक्रिया में, भर्ती की प्रक्रिया में एक मुकाम तक पहुंच गए हैं। और मैंने कहा कि 4000 के लगभग पोस्टें हैं, जो मेरी जानकारी के मुताबिक, हो सकता है ज्यादा कम थोड़ी बहुत हो, लेकिन जानकारी मिली है मुझे कि 4000 के लगभग पोस्टें हैं। उन पोस्टों के लिए 39 टोटल पोस्ट हैं, वो उसमें वो प्रक्रिया चली है, उसको तुरंत पूरा किया जाए, मेरा ये कहना है। और जब बाकी इन्वेस्टिगेशन के साथ जो दोषी है उनके खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए, हमारी बड़ी स्पष्ट मान्यता है। सर इसके अलावा प्रदेश सरकार ने एक निर्णय लिया है कि जो स्मार्ट मीटर खरीदने को लेकर पिछले आपकी सरकार में टेंडर हुए थे 3700 करोड़ के, उनको रद्द करने का फैसला हुआ है। इसको किस तरह से आप देखते हैं इस फैसले को? देखिए उसमें मैंने सारी उसकी जानकारी हासिल करने की कोशिश करूंगा मैं। पहले तो कारण क्या हुआ और टेंडर की प्रक्रिया अगर शुरू हुई है तो एक तो मुझे कुछ मालूम पड़ा है कि भाई कुछ जगह जो एलिजिबल लोग जो है वो उसमें जो है वो जो नहीं पाए गए, जो यानी कि मतलब जो टेंडर की प्रक्रिया अभी तक पूर्ण हुई ही नहीं है, प्रोसेस चला है, लेकिन उसमें जो क्राइटेरिया रखा गया उसको पूरा करने वाले लोग नहीं पाए, इसलिए दोबारा टेंडर होता ही है। जब उसकी जो कंडीशंस होती हैं उनको फुलफिल नहीं कर पाते हैं तो स्वाभाविक रूप से टेंडर की प्रक्रिया नए सिरे से होती है। लेकिन बहुत जगह तो इस तरह की चीजें भी हो रही है कि पिछली सरकार ने टेंडर जो है एडवर्टाइज कर दिया है, टेंडर की प्रक्रिया शुरू कर दी है, लेकिन हमें वो नहीं स्वीकार है। और वर्तमान सरकार जो है टेंडर की प्रक्रिया इसलिए भी बदल रही है कई जगह जहां टर्म्स एंड कंडीशन को बदला जा रहा है, अपने हिसाब से रखने की कोशिश हो रही है। हमारा ये कहना है कि उसमें, क्योंकि उसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का भी पैसा है उसमें, वो सारे इसमें, और उसमें किस प्रकार से पारदर्शिता के साथ इस प्रक्रिया को टेंडर की पूरा किया जा सकता है वो करना चाहिए। और इसके अलावा बाकी सारी चीजों को लेकर विधानसभा का सेशन है, उसमें हम पूछेंगे कि अगर टर्म्स एंड कंडीशन को अगर चेंज करने की नौबत आ रही है, बात आ रही है, बार बार आ रही है, हर जगह हर टेंडर में आ रही है, इसको भी बदल दो, इसको भी बदल दो, क्यों आ रही है? उसकी वजह यही है कि अपनी सुविधा के हिसाब से वो टेंडर लगाना चाह रहे हैं। और सुविधा के हिसाब से टेंडर क्यों लगाना चाह रहे हैं, ये बातें भी स्पष्ट होती जा रही हैं धीरे धीरे। सर बजट सेशन आ रहा है, बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिसमें सरकार और विपक्ष के बीच में टकराव है, एन नंबर ऑफ इश्यूज। किस तरह से विपक्ष तैयारी करेगा, क्योंकि जनता से जुड़े मुद्दे हैं, कुछ वेंडेटा के इशू हैं, किस तरह की तैयारी रहेगी और सेशन में क्या महत्वपूर्ण मुद्दे विपक्ष उठाएगा? देखिए मैं उसमें एक बात को बड़ा स्पष्ट कहना चाहता हूँ कि हिमाचल प्रदेश में जो भी बजट सत्र में जो मुद्दे आएंगे उन मुद्दों को लेकर के उसी वक्त ही हम बात करेंगे। और आज उचित नहीं है, बहुत सारे मुद्दे हो, यहाँ ऐसी परिस्थिति हो गई है 2 महीने के इस कार्यकाल में जो आज से पहले हिमाचल प्रदेश ने कभी इस तरह से देखी नहीं थी। पूरे हिमाचल प्रदेश में हर विधानसभा क्षेत्र में संस्थान बंद कर दिए गए हैं। वो एक अपने आप में एक इशू है, लोग उसके लिए नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। हमारी पार्टी की ओर से आग्रह किया जा रहा है और उनके ही कांग्रेस के विधायक कह रहे हैं कि संस्थान जो बंद किए गए हैं ये खुलना चाहिए।
हमने एक बात कही थी, अगर कांग्रेस के विधायकों को वो संस्थान नहीं चाहिए, वो कांग्रेस के नेताओं को अगर वो नहीं चाहिए, वो लिख करके दे दे, लेकिन ना लिख करके दे रहे हैं, क्योंकि एनुअल प्लानिंग की मीटिंग में यहाँ पर कांग्रेस के ही विधायकों ने कहा कि जो संस्थान बंद किए गए हैं वो खुलने चाहिए, हमारी मांग है, और मुख्यमंत्री के सामने, मंत्रियों के सामने कहा है। तो इसलिए एक तो मुद्दा वो है ही है, और दूसरा जो है राशन जंगलों में फेंका जा रहा है। केंद्र सरकार द्वारा दिया गया राशन हमीरपुर में जंगलों में फेंक दिया गया है कुंटलों के हिसाब से। वो सारी चीज को लेकर के हम जानकारी चाह रहे हैं कि भाई क्या आखिरकार वो सारी चीजें क्यों हो रही है। सरकार को जवाब इस बात को देना पड़ेगा। हिमाचल प्रदेश में एक स्कूटी का जो है नंबर का जो बोली जाकर के 1 करोड़ से ऊपर चले गई, और बाद में कहा गया कि वो फ्रॉड निकला, और खुलेआम फ्रॉड हो रहा है। तो उसमें ऐसी सारी चीजों को लेकर के ये क्या हो रहा है। कानून व्यवस्था की एक नहीं अनेकों घटनाएं, हर रोज घटनाएं, हत्या की खबर आ रही है, हर रोजाना खबर जो है वो रेप की आ रही है। सब सारी बातें चिंता के विषय है। और नशा के बारे में इतना भाषण दे दिया था, इन्होंने कहा कि नशा हम समाप्त कर देंगे, लेकिन आज हर रोज, हर दूसरे दिन, तीसरे दिन नशे की खेप पकड़ी जा रही है। इन तमाम मुद्दों को लेकर के हिमाचल प्रदेश की विधानसभा के सत्र में, बजट सत्र में अब की बार जो है वो हम अलग अलग व्यवस्थाओं के माध्यम से चर्चा करेंगे, और हो सकता है हम आने वाले समय में विधायक दल के साथ बैठ करके कुछ और भी निर्णय करें। सर एक विषय था, क्या उस पर कोई सहमति, पार्टी लाइन की कोई बात बनी है सीपीएस को, और जो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट को लेके आपने कहा था, सरकार भी कह रही है कि खर्चे ज़्यादा है, लोन ज़्यादा है, लाइबिलिटी ज़्यादा है, डिस्पाइट ऑल द फैक्ट इस तरह के फंड, क्या पार्टी इस पर कुछ विचार हुआ आगे फर्दर कोर्ट में जाने? देखिए ऐसी कोई बात अभी देखिए इन सारी चीज़ों को लेकर के हम पार्टी के, हम जल्दबाजी में नहीं हैं, हम जल्दबाजी में करेंगे भी कुछ नहीं। इस तरह से हम सारी चीज़ों को एग्जामिन कर रहे हैं, और लेकिन एथिकली अगर हम कहें, जो सरकार संस्थान बंद करने पर आ गई है, लेकिन सीपीएस बनाई जा रही है, चेयरमैन बनाए जा रहे हैं, कैबिनेट रैंक के साथ बनाए जा रहे हैं, तो वो जो है व्यवस्था परिवर्तन की जो है वो सारी पोल यही खुल जाती है। एक तरफ कह रहे हैं कि हम व्यवस्था परिवर्तन के तहत ये सारा कर रहे हैं, और दूसरी तरफ अपने पर जो है वो इस प्रकार से सीपीएस बनाना और ये सारे व्यवस्थाएं करना सरकार चलाने के लिए, तो ये अपने आप में मतलब कॉन्ट्राडिक्टरी है। और हमेशा इसी बात को लेकर के बजट प्रावधान नहीं किया गया, बजट प्रावधान नहीं किया। अभी भी मुख्यमंत्री मंडी गए और मंडी में जाकर के बजट प्रावधान नहीं किया। मैं एक बात बड़ा स्पष्ट करना चाहता हूं, मंडी के एयरपोर्ट के लिए 1000 करोड़ रुपए का बजट प्रोविजन हमारी सरकार ने करके रखा। आप खोलिए, आपकी जिम्मेवारी है। और लैंड एक्विजिशन की प्रोसेस तक हमने सारी प्रक्रिया पूरी कर दी है। हम उम्मीद कर रहे हैं कि वो खोलेंगे, जल्दी उसका काम शुरू करें। शिवधाम के बारे में बात की तो शिवधाम के लिए 50 करोड़ रुपए का बजट प्रावधान किया, और उनको जानकारी होनी चाहिए मुख्यमंत्री जी को इस बात की, कम से कम। जो पब्लिकली इतना ज्यादा बोलने लगे पड़े, और मंडी के शिवरात्रि में जहां कभी राजनीतिक भाषण नहीं हुआ आज तक, कभी भी किसी सरकार में, न हमारी सरकार में, न कांग्रेस की सरकार में कभी भी राजनीतिक भाषण नहीं हुआ, लेकिन वहां राजनीतिक भाषण देने के लिए उन्होंने जो शुरुआत की वो अच्छी नहीं थी, और परंपराओं से हट करके मंडी के लोगों को, बहुत मंडी के पूरा प्रदेश के लोगों को आज, क्योंकि देव समाज वहां पर आया, वो देवी देवताओं के प्रति श्रद्धा रखने वाले लोग होते हैं, और वो इस देवी देवताओं का मेला है, शिवरात्रि का मेला, और उसके बारे में मुख्यमंत्री को संस्कृति, हमारा संस्कार, हमारी जो है वो इस प्रकार से हिमाचल प्रदेश का जो है देव समाज जो है वो वहां पर उपस्थित था, उनके सामने राजनीतिक भाषण देना वो कहीं भी उचित नहीं था, किसी ने भी पसंद नहीं किया। शिवधाम के लिए 50 करोड़ रुपए का बजट किया था, और उनको मुख्यमंत्री को ये जानकारी होनी चाहिए, जो बड़े प्रोजेक्ट होते हैं उसके लिए पैसा एक साथ नहीं होता है, फेज मैनर में होता है। शिवधाम का फेज 1, फेज 2, फेज 3, 3 फेज हैं इसके। फेज 1 का अभी तक टेंडर हुआ है, और उसके बाद उसका काम पूरा होने के बाद, उस काम पूरा होने के से पहले उसको रोक क्यों दिया गया है। यूनिवर्सिटी का हमने
विधानसभा से एक्ट पास किया है और स्टेट यूनिवर्सिटी, और तब तक के लिए उसके बजट प्रोविजन करने में कठिनाई है, तब जब तक के लिए उसमें हमको लैंड अवेलेबल नहीं हो पाती है। तो लैंड अवेलेबल हुई है, लैंड देखी है, 2 जगह देखी है और 1 जगह फाइनल करने की दिशा में हम आगे बढ़े थे। वो लैंड की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी तो सारी चीज उसके बाद बजट प्रोविजन करने की बात उसके बाद आती है, लेकिन उसके बाद वहां पर पोस्टों को क्रिएट करने के लिए हमने अप्रूवल दी है। तो ऐसे में इस तरह से गलत बोलना, और जो पुलिस के डिपार्टमेंट के अंतर्गत जो एक इनॉग्रेशन उनने की है और कहा कि भी मंडी में एक भी प्रोजेक्ट पूरा नहीं हुआ, ये हमने शुरू किया था, पूरा होकर के उनने उद्घाटन किया उसका। इसलिए थोड़ा सोच समझ करके बोले। मुझे सिर्फ इतना कहना है, मुख्यमंत्री सर आपने मंडी शिवरात्रि की बात की है। भाजपा के सोशल मीडिया अकाउंट पर एक वीडियो अपलोड हुआ है जिसमें स्टार नाइट में कव्वाली गाते हुए अल्लाह अकबर जैसा जो है वो एक कव्वाली गाई गई। उसके बाद एक जो समाज का तबका है उसमें काफ़ी आक्रोश और सोशल मीडिया पर तीखी टिप्पणियां हो रही है कि हिमाचल प्रदेश में अब जहां देव समाज है वहां इस प्रकार का जो कल्चर है उसको बढ़ावा मिल रहा है। इस पर क्या टिप्पणी? देखिए, एक बात तो मैं जरूर कहना चाह रहा हूँ, मेरा कलाकारों के प्रति सम्मान है सबके प्रति, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय शिवरात्रि मेले की पहली संध्या अच्छा होता कि ये शुरुआत जो है देव संस्कृति को सम्मान करते हुए ऐसे कलाकार के माध्यम से की होती है। इसमें देव संस्कृति का भी सम्मान होता, आदर होता, और उसके साथ साथ सांस्कृतिक संध्या हमारे भारत की संस्कृति और सारी चीज को लेकर के ऐसे कलाकारों को बुलाया होता तो अच्छी शुरुआत होती। तो शुरुआती दौर पर इस प्रकार से ये सारा करना, तो मुझे लगता है कि इस पर थोड़ा नाराजगी लोगों के बीच में है, लोगों ने रिएक्ट किया है, और जो रिएक्शन है, और मैं समझता हूँ उस रिएक्शन में कलाकारों के प्रति मैं सम्मान व्यक्त करते हुए, लेकिन अगर शुरुआत उस तरह से की होती देव संस्कृति को सम्मान करते हुए तो मुझे लगता कि अच्छा है।